नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर इस वक्त मिडिल ईस्ट पर है, क्योंकि मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है और अब इजराइल ने ईरान पर हमले की चेतावनी दे दी है। जी हां, खबर यह है कि ईरान परमाणु बम बनाने से महज चंद कदम दूर है और इस खबर ने इजराइल के होश फाख्ता कर दिए हैं और अब वो अमेरिका का भी इंतजार नहीं करना चाहता। दुनिया का चौधरी कहलाने वाला अमेरिका भी अब तक ईरान की इस जी का जंजाल बनी जिद को रोकने में नाकाम रहा है। इजराइल के गलियारों में सन्नाटा भी चीख रहा है। खौफ इतना है कि बेंजामिन नेतन्याहू आनन फानन में 7 समंदर पार करके अमेरिका पहुंच गए और डोनाल्ड ट्रंप की चौखट पर दस्तक दे रहे हैं। यह कोई शिष्टाचार मुलाकात नहीं है, बल्कि ईरान के परमाणु खेल को नेस्तनाबूद करने के लिए आखिरी बिसात कैसे बिछाई जाए, यह तय हो रहा है इस वक्त अमेरिका में। इजराइल ने 2-2 कह दिया है कि वह लड़ाई वजूद की है। या तो ईरान बचेगा या इजराइल बचेगा। पानी सिर के ऊपर से जा चुका है। अगर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की रेड लाइन लांघी तो इजराइल ईंट से ईंट बजाने के लिए किसी के हुक्म का इंतजार नहीं करेगा, फिर चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो। तो क्या ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान के इस खूनी खेल पर पूर्ण विराम लगा पाएंगे, या फिर ईरान का परमाणु बम बनाने का सपना पूरा होगा और इजराइल के वजूद पर खतरा आ जाएगा? इजराइल आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है और वो कह रहा है कि अगर ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोके तो हम अटैक करेंगे ईरान के ऊपर। इसके लिए हम अमेरिका का इंतजार नहीं करेंगे। आज इसी पर करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। जानेंगे इजराइल ईरान की ताकत। मेहमानों का, एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल होगा हमारे साथ। मिडिल ईस्ट बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है। मिडिल ईस्ट के समंदर में कयामत का तूफान उठता दिख रहा है। खबर आ रही है कि ईरान परमाणु बम बनाने से महज चंद कदम की दूरी पर है, जिसके नाम से ही इजराइल खौफ खा रहा है। जिस परमाणु बम के नाम से दुनिया कांपती है, उसे बनाने की जिद पर अड़ा ईरान अब आग से खेल रहा है। ईरान की इस हिमाकत ने इजराइल के होश फाख्ता कर दिए। तेल अवीव से लेकर जेरूशलम तक खौफ का ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ है जो चीख चीख कर कह रहा है कि पानी सिर के ऊपर जा चुका है। दुनिया का स्वयंभू चौधरी अमेरिका भी इस मामले में भीगी बिल्ली बना नजर आ रहा है। सुपर पावर की सारी कूटनीति धड़ाम हो चुकी है और ईरान है कि अपनी ढपली अपना राग बजा रहा है। जब जान पर बन आती है तो बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। यही वजह है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू आनन फानन में 7 समंदर लांघकर अमेरिका पहुंच गए। क्यों? क्योंकि इजराइल को डर है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार हासिल कर ली तो फिर इजराइल के वजूद पर खतरा है। ईरान या इजराइल में से, दोनों में से कोई एक ही देश बचेंगे, क्योंकि इजराइल के पास ऑलरेडी परमाणु बम है। जो बड़ी खबर है अमेरिका से वो जान लीजिए। 36 घंटे के बाद व्हाइट हाउस में बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है। बैठक में ईरान को लेकर बातचीत होगी। मीटिंग में ईरान पर अटैक की आखिरी तारीख जो है वो तय कर दी जाएगी। बैठक से पहले इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी में लगा हुआ है। इजराइल की रेड लाइन क्रॉस कर रहा है ईरान। ईरान शर्तें मांगे या फिर जंग के लिए तैयार हो जाए, ये इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया है। नेतन्याहू की शर्त यह है कि प्रॉक्सी को समर्थन देना ईरान बंद कर दे, परमाणु कार्यक्रम रोकना ही होगा और जो आईसीबीएम और एमआरबीएम ईरान बना रहा है उसको फौरन बंद कर दे, वरना ईरान पर हमला करेगा इजराइल। नेतन्याहू का मकसद साफ है, डोनाल्ड ट्रंप की चौखट पर दस्तक देना। नेतन्याहू जानते हैं कि ट्रंप के साथ मिलकर ईरान को नेस्तनाबूद करने के लिए आखिरी बिसात बिछाई जा सकती है। लेकिन आप देखिए कि एक दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जिसके आर्मी का कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं है, $1.5 ट्रिलियन का डिफेंस बजट, और दूसरा मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश इजराइल, दोनों मिलकर भी ईरान पर अटैक नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या इस मीटिंग के बाद कोई बड़ा अटैक हो सकता है? ईरान को लगता है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइल उसकी ढाल बनेगी। इजराइल ने ठान लिया है कि वो ईरान को सबक सिखाकर ही दम लेगा। नेतन्याहू का ट्रंप से मिलना इस बात का सबूत है कि इजराइल आर्या पार के मूड में है। वो अब किसी की जी हुजूरी नहीं करेगा, वो अमेरिका से भी आदेश मिलने का इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल को पता है कि अगर एनरिच्ड यूरेनियम, जिसको कि हैंडओवर करने से ईरान मना कर चुका है, उसका इस्तेमाल ईरान ने अगर हथियार बनाने के लिए कर लिया, चाहे उसमें चाइना मदद कर दे, चाहे उसमें रशिया मदद कर दे, कोई भी मदद कर दे, तो फिर मिडिल ईस्ट में शक्ति समीकरण बदल जाएगा, शक्ति संतुलन बदल जाएगा।
इसलिए इजराइल ने व्हाइट हाउस को दो टूक कह दिया है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, लेकिन हमें तबाही साफ दिख रही है। अगर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर, यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर रेड लाइन पार की, तो फिर इजराइल ईंट से ईंट बजाने के लिए अमेरिका की हरी झंडी का इंतजार नहीं करेगा। इजराइल की चेतावनी है कि ईरान दुनिया की शांति के लिए खतरा है। वो परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है। ईरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल भी बना रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान ने पहले भी मिसाइल हमले किए हैं, लेकिन ट्रंप मिडिल ईस्ट में लंबी जंग नहीं चाहते हैं, इसलिए वो रुके हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हो सकता है कि इजराइल से पहला सांकेतिक हमला हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के बीच बैठक भी होने वाली है। यानी इजराइल के लिए ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम गले की फांस बन चुका है। इजराइल किसी भी कीमत में नहीं चाहता है कि वो ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने दे, और यही बात अमेरिका भी कहता है। लेकिन ईरान कहता है कि हम किसी पर हमले के लिए हथियार नहीं बना रहे, हम डेटरेंस के लिए हथियार बना रहे हैं, हम शांति के लिए हथियार बना रहे हैं। इसलिए तेहरान आर पार के मूड में, वो किसी भी दबाव के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही सरेंडर करने के लिए तैयार है, ना डील करने के लिए तैयार है। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो आग से खेलेगा। अपने मिसाइलों का मुंह इस्राइल की ओर मोड़कर ईरान ने जता दिया है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए कमर कस चुका है। ईरान का आक्रामक रुख संकेत दे रहा है कि अब समझौता नहीं, खेल शह और मात का है। मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान ने एयरस्पेस बंद करने का फैसला किया है। सेंट्रल हिस्से के एयरस्पेस को भी बंद कर दिया गया है। अंदेशा यह है कि बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल परीक्षण कर सकता है ईरान। अमेरिका से ईरान पर हवाई हमले की संभावना भी तेज है। तनाव के बाद से ईरान लगातार परीक्षण कर रहा है। 2 दिन पहले भी खुर्रम शहर 4 मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन को टेस्ट किया गया है। जानकारों की माने तो ईरान से सीधा युद्ध इजराइल के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी जैसा भी हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। मिडिल ईस्ट का कोई भी देश अमेरिका या इजराइल के साथ खड़ा नहीं होना चाहता है। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट एक तरफ भी हो सकता है, और इजराइल और अमेरिका एक तरफ जा सकते हैं। यानी ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच किसी भी तरह का सैन्य टकराव पूरे इलाके के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के युद्ध से न सिर्फ भारी नुकसान हो सकता है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे जो इजराइल और उसके पड़ोसियों की सुरक्षा और स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इजराइल क्यों डरा हुआ है, या इजराइल यह क्यों कह रहा है कि हम अमेरिका का वेट नहीं करें, हम एक्शन शुरू कर देंगे? क्योंकि ईरान ने वार्निंग दे दी है, और ईरान के न्यूक्लियर पावर बनने से इजराइल के वजूद पर खतरा होगा। इसलिए अमेरिका से ईरान बिल्कुल नहीं डर रहा है। इसके पीछे की वजह हो सकती है कि वो न्यूक्लियर हथियार बना चुका है। ईरान अपने अधिकारों और अपने देश की रक्षा करने का हवाला दे रहा है, और यह भी कह रहा है कि हम पर बेवजह हमला किया गया तो फिर हम बदला लेंगे। वो बदला इजराइल से भी होगा, वो यूएस के बेस से भी होगा। ईरान यह भी कह रहा है अमेरिका से हम अपनी शर्तों पर बात करेंगे, ट्रंप की धमकियों के आगे झुकने वाले नहीं है। अगर ट्रंप और नेतन्याहू की जुगलबंदी परवान चढ़ी तो यकीन मानिए मिडिल ईस्ट के नक्शे पर सिर्फ धुआं ही धुआं दिखेगा और राख ही राख नजर आएगी। तो क्या ईरान के पास परमाणु हथियार हैं? रक्षा जानकार मानते हैं कि हैं, और इसलिए इजराइल अमेरिका में, इजरायली पीएम अमेरिका में है, जहां पर इस बात को लेकर मीटिंग होनी है कि वो अपने एनरिच्ड यूरेनियम को हैंडओवर क्यों नहीं कर रहा है। 60% से ज्यादा यूरेनियम एनरिच कर लिया जाए, संवर्धित कर लिया जाए, तो वो हथियार ग्रेड का बना लिया जाता है, उससे हथियार बनाए जा सकते हैं। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक, बहुत स्वागत है सर आपका। ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। और कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, रक्षा विशेषज्ञ, आप सभी का बहुत स्वागत है। और दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से। पहला सवाल मैं दीपक वोरा सर से लेना चाहूंगा। दीपक वोरा सर, क्या आपको भी लगता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लायक एनरिच्ड यूरेनियम है, या वो परमाणु हथियार के करीब है? तभी अमेरिका और इजराइल अभी तक चाहकर भी ऑपरेशन शुरू नहीं कर पा रहे। दो सबसे पावरफुल देश, एक अमेरिका जो दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, और मिडिल ईस्ट में सबसे पावरफुल देश इजराइल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जब भी आपके साथ होता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी मैं प्रेजेंटेशन अभी सुन रहा था,
ब्रिलियंट। और फिर आपने 3 फौजियों को बुलाया, मेरी क्या जरूरत है सर, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, 9 बज चुके हैं, अब मुझे आप इजाजत दीजिएगा। नहीं, 3 आपको आवर्स सुनने के लिए स्लीपिंग। सर, देखिए दर्शक काफी उत्सुक रहते हैं, थैंक तो आपकी राय बहुत जरूरी है। और चूंकि आप यू। डिप्लोमेट रहे हैं और दुनिया आपने देखी है, घूमी है, आपने ऐसे और हालातों 20 का साल, विश्लेषण किया, ऐसे हालात में आप रहे भी हैं कई जगह, मुझे इस बात की भी जानकारी है, तो 20 आप साल इसे उसी बेहतर एरिया में तरीके रहा से हूँ। डिकोड कर सकते हैं कि ईरान किस स्थिति में है अभी। 20 साल उसी एरिया में रहा हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं। जी सर। पहला सवाल हम लोगों को डिप्लोमेसी में सिखाया जाता है कि पूछे क्यों, ईरान न्यूक्लियर हथियार क्यों चाहता है, हम्म। किससे खतरा है उसको। इसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। बहुत से विशेषज्ञों से बात की है, बहुत से जनरल साहिबान आया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे खतरा किससे है उसको। इसराइल ने कभी कहा, किसी ने कभी कहा कि ईरान को जीने का हक नहीं है? ईरान ने क्या कहा इसराइल के बारे में? यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, मिटा दो इनको। तो खतरा किसको है सर, हम्म। इसराइल को या ईरान को? शुरू से इसराइल ये कहता रहा है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाए, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हमारा देश ओब्लिटरेट हो जाएगा। कौन इसको स्वीकार करेगा? ये तो गोल्डन मेयर के टाइम से बातें चल रही है सर, मैं तो गया था, मिला था उनसे जब वो पावर में नहीं थी। उसी वक्त से ये बात, मेनाकम बेगन ने, जब आपको याद होगा, शायद यूके देवनाथ साहब को याद होगा कि 1981 में इराक के एक रिएक्टर पर इसराइल ने हमला किया था। ओसिराक रिएक्टर उसको कहते थे, फ्रांस ने दिया था। फ्रेंच बड़े बदमाश है इस मामले में, सबको बेचते हैं सब कुछ, कहते बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन जहां पैसा है तो फ्रेंच एकदम झुक जाते हैं पैसे के सामने। ओसिराक था उस रिएक्टर का नाम, 1981। और उस समय उनके जो प्रधानमंत्री थे, आप सुनते जाइए, मेनाकिम बेगिन, मैं भी उनसे मिला हूं सर। उन्होंने कहा था कि ये एक वन टाइम नहीं है, ये एक वार्निंग है। जितने हमारे रीजन में हम्म। पावर्स हैं जो इसराइल से दुश्मनी करते हैं, सबको ये चेतावनी है, हम फिर से करेंगे। अब वो समय आ रहा है सर, मेरा मानना है। अभी तक ईरान बाज नहीं आ रहा। क्यों? हम्म। पाकिस्तान नहीं देगा उसको न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि वो अकेला न्यूक्लियर वेपन स्टेट इस्लामिक दुनिया में रहना चाहता है। वो तो कहता है ना इस्लामिक बॉम्ब है, बकवास करता है। 10 रुपए मिलेंगे उसको सऊदी अरेबिया से, जाके उसके घुटने, उसके पैरों में जाके रख देगा, अगर उसको चलाना आता है। सो द रियलिटी इज कि इसराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल है, हम्म। ईरान के लिए नहीं है। ईरान सिर्फ पूरी तरह से एक शिया देश है। जितने अरब देश हैं ईरान से नफरत करते हैं सर, मैं तो गया हूं उस एरिया में, हम्म। कितने देशों में रहा हूं। दे हेट ईरान, क्योंकि सारी जो जंग वहां जो दंगा हो रहा है, ईरान कर रहा है। ये हुथी फूथी और ये क्या है, हिजबुल्ला, हमास, क्या तकलीफ है आपको? क्यों कर रहे हो वहां पर? इसराइल तो नहीं कर रही है आपके साथ। सो माई ओन फीलिंग इज सर कि अब इसराइल करेगा हमला अगले अर्थ तक। पिछली बार याद है, लास्ट ईयर जब हमला हुआ था, नेतन्याहू साहब व्हाइट हाउस गए थे, हम्म। और वहां से लौटने पर बूम बूम बूम। अब लौटेंगे तो बूम 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 आप फिर देखेंगे सर। मेरा मानना है ये होगा सर, इससे बचना नामुमकिन है। क्योंकि ईरान के पास परमाणु हथियार के ग्रेड का एनरिच्ड यूरेनियम है? नहीं, नहीं है, झूठ नहीं है। बोलते हैं। नहीं, झूठ बोलना उनकी फितरत है। हमने इतने किलोग्राम यहां रख दिया वहां, ये जो विकीपीडिया में पढ़ के हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं ना, इट्स नॉट ट्रू। अगर होता, अभी तक उसने हथियार बना दिया होता। छुपा के क्यों रख रहा है? अरे दुनिया को बता, जैसे हमने किया था 1998 में, जब वो सीटीबीटी, क्या वो जो ट्रेन में बजती है, सीटीबीटी क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बात हो रही थी, उसकी रिन्यूअल आने वाली थी सर। दैट्स द टाइम वी बिकेम अ डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर। कि अब देख लो, तुम गई तुम्हारी सीटीबीटी, हमने कर दिया, वी हैव एक्सप्लोडेड अ बॉम्ब, सो वी बिकेम अ डिक्लेयर्ड पावर। ईरान ने अभी तक नहीं किया है। किस लिए रुका हुआ है? चाचा जी ने बोला है रुक। उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है। इसराइल ने उसके सारे टॉप लेवल के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अल्लाह के पास भेज दिया। तो आपको मालूम है सर, आई डोंट हैव टू रिपीट दिस। ऑल आई से इज कि नहीं है कैपेबिलिटी उसके पास, लेकिन जो वो धमकियां दे रहा है, मिसाइल विसाइल बना रहा है, मिसाइलें भी नहीं उड़ेंगी। जैसे वेनेजुएला में अमेरिका ने टोटली नपुंसक बना दिया था कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, वही होगा। अभी तक रुका हुआ है देखने के लिए कि कैसे इनको कंट्रोल करो। ये मेरा मानना है सर। मेरे ग्रुप में बहुत से लोग हैं, मेरा अपना एक प्राइवेट ग्रुप है व्हाट्सएप का, अमेरिकन जनरल्स, पॉलिटिशियन, जो उन्होंने कहा कि नहीं कर पाएगा ईरान ये हमला। बातें करेगा अपने लोगों को बताने के लिए कि मुल्ला जिंदाबाद। वो मुल्ला तो भाग गया कहीं पे, आजकल तो आता भी नहीं है अपनी मीटिंग्स में। सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट इट इज अ डेंजरस, खतरनाक रेजिम है तेहरान में। और उसकी जितनी जल्दी जाएगा, अरब एरिया जो है, क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है,
अरब लोग है ना सर, तो वो बड़े खुश हो जाएंगे कि ये गए। और कोई दूसरी सरकार जैसे शाह के टाइम में होता था सर, 79, लेट मी कंक्लूड, शाह के बाहर निकाले जाने से पहले डायरेक्ट फ्लाइट्स होती थी फ्रॉम तेहरान टू टेल अवीव। अमीर ईरानियन वहां जाते थे टेल अवीव, शराब पीने, नाइट क्लब में जाने, नाचना गाना, जो अपनी पत्नियों को नहीं साथ लेके जाते थे, खूब ऐश ईरान करते ने थे। सबसे पहले मान्यता दी थी इजराइल को एज अ कंट्री। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस सर। बिल्कुल सही बात। और ये सब खत्म हो गया ये मुल्ला के आने के बाद, 1979 के बाद, आफ्टर इस्लामिक रेवोल्यूशन। यूके देवनाथ सर, फिर वजह क्या है? अमेरिका और वो इंतजार क्यों कर रहे हैं? इजराइल किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उनको जब पता है कि एक इतना पोटेंशियल थ्रेट है उनके सीने पर, तो फिर काम खत्म करें। अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की दिली ख्वाहिश है कि आयतुल्लाह खुमानी को रूस भेज दिया जाए। अब दिसंबर की 28 तारीख में अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश थे। अगले 2 हफ्ते तक ईरान में काफ़ी प्रदर्शन हुए। पश्चिमी मीडिया के अनुसार 100 शहरों में हजारों लाखों लोग सड़क पर आ गए। वह सही समय था जब अगर बाहर से एक हल्का सा पुश आता, अमेरिकन और इजरायली फौज, एयरफोर्स जाके कुछ बॉम्ब्स गिरा देती, 100 जहाज जाकर 200 बॉम्ब गिरा देती, तो इस बाहरी हल्के से पुश के साथ जो अंदरूनी गदर हो रहा था ईरान में, शायद सत्ता पलट हो जाता। सैकड़ों की संख्या में सरकारी इमारतों में आग लगाई गई, सैकड़ों की संख्या में सरकारी बसों में और गाड़ियों पर आग लगाई गई। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के यूनिट्स पर हमला हुआ। पता नहीं कैसे कुछ मस्जिदों पर भी हमला हो गया। बिल्कुल, हाँ। लेकिन और सबसे गया खास और बड़ी मस्जिद पर हमला हुआ था। हाँ, तो हो ये गया कि उस वक्त यानी 28 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक उस विंडो में अमेरिका का कोई भी हैवी वेपन सिस्टम जो कि मास अटैक कर सके वो पोजीशन में नहीं था। अमेरिका के F-15 और कहीं पर, एयरक्राफ्ट कैरियर और कहीं पर, B-2 बॉम्बर और कहीं पर, B-52 एरिजोना डेजर्ट में लगे हुए थे। तो इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में 28 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक अमेरिका एक बड़ा मैसिव हमला नहीं कर पाया। इजराइल ने कहा हम कर देते हैं, हम कर देते हैं। जी बिल्कुल, हाँ। और बहुत उतावला था इजराइल की एयरफोर्स, लेकिन CIA ने उनको रोक दिया। नेतन्याहू ने शायद अमेरिकन दबाव में फाइनली ये हमला नहीं किया। अब उसके बाद तुरंत कहानी बदल गई। 18 जनवरी आते आते IRG ने सारे प्रदर्शनकारियों पर कब्जा कर लिया, काबू कर लिया। आज की तारीख में वो सब घर में बैठे हुए हैं। कहते हैं 35-36 हजार लोगों को मारा गया उस दरमियान। ये जर्मन मीडिया के हवाले से रिपोर्ट है कि 35-36 हजार लोग मारे गए उस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने में, IRGC ने जिनको मारा। विवेक देखो, स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि जब 7 जगह से डेटा आती है तो हम एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट के 2 डेटा को निकाल देते हैं। तो अगर आप ऐसा करें जहां कोई बोलता है हजारों की संख्या में 10,000 20,000 मारे गए, और जाहिर बात है ईरानियन सरकार बोलेगी कि मात्र 2,000 मारे गए हैं। अगर आप इस टूल का इस्तेमाल करते हुए मीडियन कैलकुलेट करो तो वो आता है करीबन 4,500 मारे गए। अच्छा, वो बिसाइड्स द पॉइंट है। IRG को मैं 10 में से 10 नंबर देता हूं कि वो ना उनमें कोई गद्दार निकला, ना उनमें कोई जयचंद निकला, ना अमेरिका, CIA ने और मोसाद ने बहुत कोशिश की एक आध तो विभाजन निकल जाए, लेकिन वेनेजुएला में जो उन्होंने किया था कि वेनेजुएलन आर्मी के जनरल्स, उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके वाइस प्रेसिडेंट को अमेरिका ने खरीद लिया जेब में रख, उसके बाद हमला किया था। हाँ। ये जो टूल किट ये IRGC में सेंधमारी नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली। जी शारदिंदु सर, आपको क्या लग रहा है? उसके बाद हिमांशी जी आपके पास आ रहे हैं। शारदिंदु सर, देखिए, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखता हूं।
जिस कलर्ड विजन के साथ आप अमेरिका को एनालाइज करते हैं, अमेरिका की पॉलिसी और जियो पॉलिटिक्स को एनालाइज करते हैं, आपको पूरे विश्व के फोरम को देखना पड़ेगा, एक बैलेंस ऑफ पावर को देखना पड़ेगा, कहाँ बैलेंस ऑफ पावर हिंज कर रहा है। आज की डेट में ये टिल्टेड है अमेरिका के फेवर में, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। वजह यह है कि रशिया अपने स्ट्रिंग्स को ठीक से पुल अप नहीं कर रहा है, वो खुद युद्ध में इन्वॉल्व हुआ है। इतने लंबे युद्ध में अगर वो इन्वॉल्व ना होके अपना एक अलग तरीके की ग्रुपिंग पे कॉन्सेंट्रेट करता, तो ना तो सीरिया जाता, ना ही ईरान की हालत होती, ना ही उसको इस तरीके से एक हफ्ते का सीज फायर करना पड़ता जो अमेरिका और रशिया ने मिलकर एक हफ्ते का यूक्रेन में सीज फायर किया। देखिए, ईरान के अंदर इंटरफेयर करने का अमेरिका को हक क्या है? अमेरिका, ईरान की जनता जिसको सत्ता में बैठाएगी बैठाएगी। अमेरिका कौन होता है कि अयतुल्ला खमेनी वहां पे रहेंगे नहीं रहेंगे? उनके, वो सॉवरेन कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, उनकी जनता वहां तय करेगी। शाह ऑफ ईरान के अगेंस्ट जनता हुई तो उनको हटा दिया गया, एक नई रिजीम आई। अयतुल्ला खमेनी का जो सपोर्ट है, जो बेसिस है, जो रूरल एरिया में उनकी पहुंच है, वो फिनोमिनल है, आप उसको नहीं चैलेंज कर सकते। आपके यहाँ क्या ऑपरेट कर रहा है? ईरान कहाँ मार खा रहा है? आपके यहाँ मोसाद ऑपरेट कर रहा है, उसका पेनिट्रेशन पिछले 2 दशकों में हर जगह घुस गया है। आपके यहाँ सीआईए का इंटरफेरेंस है, आपके यहाँ MI6 है, उसके ऊपर ईरान ने काम किया है। जून 2025 के बाद से आज की उनकी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस देख लीजिए, वो कई गुना ज्यादा हो रखी। उन्होंने अपने मिसाइलों का जखीरा इकट्ठा किया और उस पर वो कैपिटलाइज कर रहे हैं। वो अमेरिका को युद्ध में हरा नहीं सकते, ये सबको पता है, लेकिन एक डेंट तो वो जरूर दे सकते हैं। वो जो पर्शियन गल्फ है उसको डोमिनेट कर सकते हैं। स्टेट ऑफ हरमुज को उन्होंने कंट्रोल कर रखा है और एक बहुत बड़ा उन्होंने एक स्ट्राइक एलिमेंट अपने साथ रखा हुआ है। अगर जरूरत पड़ी तो वो इसका इस्तेमाल करेंगे। और साथ में जब आप प्रॉक्सीज की बात करते हैं तो इन प्रॉक्सीज को आप आतंकवादी एक एक्सटेंट तक कह सकते हैं, लेकिन ये हर अपने कंट्री में एक बहुत बड़ा हुजूम को डोमिनेट करते हैं। हुतीज यमन में एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया को कंट्रोल करता है, जिससे वो रेड सी में डोमिनेट करता है। हिजबुल्लाह को आप ऐसे वैसी फोर्स नहीं बना सकते, क्योंकि वो लेबनान में सरकार में भागीदार है। हमास ने 2005 से लेके आज तक गाजा पट्टी पे रूल किया था। तमाम ऐसे एलिमेंट हैं जिसको बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे देश टेररिस्ट नहीं मानते हैं। ये स्ट्रेंथ है ईरान की, इसको समझना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ठेका नहीं ले रखा है कि ईरान में किसकी सरकार होगी। और जहां तक मिसाइल और न्यूक्लियर प्लान का सवाल है, इजराइल के ऊपर क्यों नहीं आप लागू लगाते हैं? इजराइल ने कहां से न्यूक्लियर वेपन ले लिया? अगर इजराइल को एग्जिस्ट करने का अधिकार है तो फिलिस्तीन को भी एग्जिस्ट करने का अधिकार है। आईएईए को क्यों नहीं मानते? आईएईए सारे नियम तो ईरान के लिए लगा देता है, इजराइल के लिए कोई नियम नहीं। पार्टीशन व्यू क्यों रखते हैं पूरे विश्व पॉलिटिक्स में? ये नहीं चलने वाला है। आप समय का फायदा उठा रहे हैं। और अमेरिका आज की डेट में डायरेक्ट हमला क्यों नहीं कर रहा ईरान पे? वो चाहता है कि नेतन्याहू करें, ये काम इजराइल के हाथ कराना चाहता है और वो दूर बैठ के देखना चाहता है। उसके हथियार होंगे, उसके मिसाइल होंगे, उसके एयरक्राफ्ट होंगे, लेकिन पहला हमला इजराइल से वो करवाएगा, जिससे वो युद्ध को दूर से देख सके। तो मतलब आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होगी और फिर अटैक होगा इजराइल से? डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू वापस मतलब नेतन्याहू की वापसी होगी, अटैक होगा। की ये साठगांठ है, आपको समझना पड़ेगा। अमेरिका क्यों नहीं कर रहा है? उसने देखिए पूरा स्टेज सेट कर रखा है। आज की डेट में पर्शियन गल्फ में यूएसएस अब्राहम लिंकन है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, तमाम तरीके से वो डोमिनेट कर रहा है। जॉर्डन में उसने अपने तमाम एयर बेसेस बना रखे हैं, तमाम एयर बेसेस को पुख्ता किया है। अटैक क्यों नहीं कर रहा है? अटैक करने की जल्दी क्यों नहीं दिखा रहा है? आपने स्टेज सेट किया क्योंकि आप चाहते हैं एक मोहरा आपके बिहाफ पे जो बोल सके। डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, क्योंकि हो सकता है लंबा चले। अमेरिका शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर चाहता है, उससे एक्सट्रीकेशन नहीं पॉसिबल है। इस बार ईरान ने तैयारी कर रखी है। वो जून 2025 वाली अब बात नहीं रिपीट होने वाली है। और एक चीज तय है, IRGC का कमांड स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, ईरानियन आर्मी इंटैक्ट है। हयातुल्लाह खमनई के जो विरोध में जितने लोग स्ट्रीट से, उससे 10 गुना ज्यादा लोग रूरल ईरान के लोग उनके साथ हैं। अयतुल्लाह खमनई जब बाहर आते तो देखिए क्या हुजूम आता है। वो अपने बंकर में जाने का एक नैरेटिव चलाते हैं। वो टाइम टू टाइम मदरसे में, मस्जिद में जाके उन्होंने नमाज आफिर किया और एक तरीके का कॉल दिया कि ईरानियन शुड रिमेन टुगेदर। एक राष्ट्रवाद की भावना उन्होंने डाली हुई और वो लड़ने के लिए तैयार है। वो शुरुआत नहीं करना चाहते। उनके जो मॉडरेट लीडर हैं पेजेस्कियां, वो जो प्रोटेस्टर है उनसे बात भी करना चाहते हैं। वो देखिए मस्कट में न्यूक्लियर की बात हो रही है, IAEA को बढ़ने के आगे बढ़ना चाहिए। और साथ में देखिए एक जो न्यूक्लियर पे बात करने के लिए तैयार है, डेफिनेटली किस तरीके से वो प्रोटेस्टर को डील करेंगे इसमें अमेरिका इंटरफेयर नहीं कर सकता।
बैलिस्टिक प्रोग्राम आप कहते हैं कि आप बंद कर दो, आपके जो एलाइज हैं उसको आप कहते हैं आप मदद मत पहुंचाइए, तो आप तो पूरी तरीके से इंटरफेयर कर रहे हैं उनके इंटरनल तो मैटर क्या पे और अमेरिका की एक्सटर्नल शर्तें मैटर पे। जायज है? ये इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया। मैं कर्नल हिमांशु के पास जा रहा हूं, उसके बाद वोरा सर आपके पास आ रहा हूं। क्या अमेरिका की शर्तें जायज है जिसमें वो कह रहे हैं कि आप अपने आईसीबीएम प्रोग्राम बंद कर दो, एमआरबीएम प्रोग्राम बंद कर दो, आप जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी पर काम नहीं करेंगे? और जबकि इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी 1953 में देने वाला अमेरिका है ईरान को। जी नमस्कार, जय हिंद। देखिए, जो जय ईरान हिंद। में प्रोग्राम चल रहा है ये तो शुरू ही अमेरिका ने किया था। और जहां तक अमेरिका का एक बैक स्टेप पीछे जाने की बात है वो ये है कि अमेरिका ने एक यहाँ पे ऑपरेशन किया था जिसको ऑपरेशन ईगल क्लॉ कहते हैं, 1980 में किया था। जब वहां पर तख्ता पलट हुआ था उस समय की बात है, तो वहां पर 52 अमेरिकी नागरिकों को प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया था और उनको छुड़ाने के लिए अमेरिका ने अपनी तरफ से कोशिश की थी, एक सीक्रेट ऑपरेशन किया था। लेकिन वो सीक्रेट ऑपरेशन असफल रहा था जिसकी वजह से जिमी कार्टर की सरकार गिर गई थी, अगले चुनाव में वो जीते ही नहीं थे। तो अमेरिका ने कहीं ना कहीं अपनी हिस्ट्री को भी ध्यान में रखा होगा। ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका अगर इतना फूक फूक के कदम रख रहा है तो मैं इतिहास में जा रही हूँ और आज की बात करते हैं। देखिए, अगर आज की भी बात करें तो 13 देशों से ईरान की सीमाएं लगी हुई हैं जो उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ देती हैं। जहां तक हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करें जहां से कि दुनिया का व्यापार होता है, तो वो अगर उसको बाधित करता है तो वो एक चीज बहुत अच्छी से समझता है कि ऐसा नहीं है कि उससे बाकी अरब देशों का ही व्यापार बाधित होगा, उससे स्वयं ईरान का भी व्यापार बाधित होगा। जब अमेरिका ने उस पर इतने सैंक्शंस लगाए हुए हैं उस समय अगर चाइना को वो तेल बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को किसी हद तक किसी शेप में रख पा रहा है तो ये भी एक बड़ा रीजन है। तो हॉर्मूज पे वो इस समय मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से बाधित करेगा, लेकिन हाँ उसके हाथ में ये एक नब्ज है जिसको जुगुलर आप वेन कह सकते हैं। उसके अलावा देखिए, अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अगर ग्लोबल फायर पावर को हम ले लें तो उसके हिसाब से तो जो इजराइल है वो 15वें नंबर पे है और ईरान जो है 16वें नंबर पे है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि इजराइल के पास जो हथियार हैं वो बहुत उन्नत हैं, उतने उन्नत हथियार ईरान के पास नहीं है, लेकिन ईरान एक स्टैंडिंग मिलिट्री पावर है और उसकी अपनी जितनी भी मिसाइलें हैं वो होममेड हैं, उसकी वो सब इंडिजिनस प्रोडक्शन है। जिसमें अगर आप 2 मिसाइलें जो उसकी बहुत जबरदस्त हैं, जिनसे कि एक फतह हो गई उसकी और एक दूसरी मिसाइल है जिसको लेकर इजराइल जो है बहुत परेशान है। देखिए, हमको बहुत क्लियरली पता है, जो हमने जो रिसेंट जो 12 दिन का युद्ध हुआ था उसमें भी देखा था किस तरीके से वो एक सैचुरेशन स्ट्राइक करके उसने उसके जो इजराइल का जो आयरन डोम है या उसका जो एरो 3 है या एयर डिफेंस ध्वस्त कर दिया था ना पिछले साल जून ध्वस्त कर 2025 दिया में। था। अगर वो ईरान अपने पे आ जाता है, और देखिए उसका क्षेत्रफल, ईरान का क्षेत्रफल 75 गुना बड़ा है इजराइल से। अगर मान लीजिए वो अगर अटैक करता है और इजराइल उसके 90% अटैक को रोकने में सफल हो जाता है, अगर 10% उसका सफल भी होता है, तो क्योंकि इजराइल का जो भूभाग है वो छोटा भूभाग है तो वो उसको कहीं हद तक ज्यादा नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो सकता है। और इसलिए देखिए बहुत सारी चीजें होती है। ये जो मिडिल ईस्ट में इस समय हालात है ये बहुत जटिल नहीं है, उतने सीधे नहीं है कि आपने अटैक किया या आप बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। आप बॉर्डर तो शेयर कर ही नहीं रहे हैं। अगर आप वहां पर अटैक करते हैं तो जो वहां पर फैलेगा वो ना तो इजराइल में फैलेगा ना अमेरिका में फैलेगा। अगर वहां पर जो पलायन शुरू होता है, लोग जो वहां से भागेंगे वो फ्लाइट पकड़ के अमेरिका तो नहीं जाएंगे ना, वो बॉर्डर पे भागेंगे। बॉर्डर जो बाकी जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर एक संकट पैदा होगा। तो अमेरिका बहुत सारी चीजें देख रहा है। देखिए, जहां पर भी तेल के कुएं हैं उसके आसपास शिया पॉपुलेशन बहुत सारी है। मैं ये नहीं कहती कि वो उनके स्लीपर सेल्स हैं ईरान के, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक इनके स्लीपर सेल्स बहुत सारे कंट्रीज में, यहां तक कि बहुत साल पहले इन्होंने अमेरिका का एक डैम है उसके अंदर जो इनकी मिलिट्री कोर ऑफ इंजीनियर्स है वो उसको कंट्रोल करती थी, उस डैम के अंदर तक इन्होंने सैन्य लगा ली थी। हालांकि जो ईरान की जो साइबर पावर है, उसको अवेंजर्स नाम का एक ग्रुप है जो साइबर अटैक्स करता है, वो बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन उनके पास में फिर भी चाइना और रशिया जैसे देशों का सहयोग है जो सीधे तौर पर तो नहीं उनके साथ में खड़े होंगे, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का सहयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिकन जो सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, वो भी कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज तो है।
और उसमें हमें बायो युद्ध का भी खतरा दिखाई देता है, क्योंकि जो सीवेज प्लांट्स तक हैं वो भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किए हुए हैं। तो सिर्फ अगर आप युद्ध को मिसाइलों से देख रहे हैं तो मिसाइलों की एक बात होगी, लेकिन मिसाइलों के अलावा भी इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है, जिनके बारे में लोग बातें नहीं कर रहे हैं। लेकिन ईरान उतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है जितना लोग उसको मान रहे हैं। ईरान इसीलिए अभी इस समय चौड़ा होकर खड़ा हुआ है क्योंकि उसके पास में देखिए जो कवच है वो सिर्फ न्यूक्लियर का नहीं है, उसके पास कवच अपनी मिसाइलों का भी है, उसके पास कवच अपने एसिमेट्रिकल वॉरफेयर का है। और जो मैं आपसे कह रही हूँ कि बहुत हद तक अमेरिका साइबर के तौर पे भी कॉम्प्रोमाइज है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है, इसीलिए अमेरिका देखिए इतनी बड़ी पावर है, उतने दिन से वो बेड़ा डाल के वहां पे बैठा हुआ है, क्यों नहीं वो अटैक कर देता है? क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन व्हाट इज बीइंग सीन ऑन द सरफेस। सिर्फ इसराइल नहीं है ना, फिर उनके अपने आर्मी बेसिस भी हैं, यूएस के 18-19 टेम्पररी और परमानेंट आर्मी बेसिस हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, वो भी इन डेंजर हैं, वो भी खतरे में हैं, इन मिसाइलों के रेंज में है, जिसका आप नाम बता रहे थे। एक तो अल फतेह 1 हो गया, इसके अलावा खुर्रम शहर 4 जिसका इस्तेमाल पिछले साल जून में ईरान ने किया था, अबू मेहदी नाम का एक मिसाइल है उनके पास, शाहिद 139 ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं जो कि रिकॉन्स और सुसाइडल कामिकाजी ड्रोन है। हाँ, तो ये बहुत जो आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यहां पर बनी हुई है। इससे ईरान भी निकलना चाहता है, अमेरिका भी निकलना चाहता है। अब अमेरिका, मुझे ऐसा लग रहा है वोरा सर कि अमेरिका की नाक यहां फंसी हुई है कि भाई ईरान से बातचीत भी हो जाए या फिर ईरान लाइन पे भी आ जाए और यहां से अपने हम एयरक्राफ्ट करियर्स भी निकाले। 4-5 एयरक्राफ्ट करियर लगा रखे हैं यहां पे। इसका बहुत खर्चा है। अभी मैं ब्रिगेडियर साहब बड़े इमोशनल हो रहे थे, पैलेस्टाइन में ये हो रहा है वो हो रहा है। ईरान का पैलेस्टीनियंस के साथ क्या लेना देना है? चाचा है उनके, दामाद है उनके, भतीजे हैं उनके, वो तो सुन्नी है, ये शिया है। प्लीज सर, आई हैव स्पेंट 20 years इन दैट रीजन। हु वांट्स द पैलेस्टीनियंस? आप लेंगे? ईरान लेगा? सऊदी अरेबिया लेगा? इजिप्ट लेगा? कहने की बहुत अच्छी बातें होती हैं। लेट मी कंप्लीट सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैं इतना कहना चाहता हूं सर कि ये पैलेस्टाइन थिंग इज ऑल रबिश, ये बहाना है। रियलिटी इज ईरान अपना बताना चाहता है मुझ में भी दम है, उसमें दम नहीं है सर। इकोनॉमी का बता दूं आपको सर, इन्फ्लेशन रेट आपको मालूम है कितना है? ब्रिगेडियर साहब पूछिए अपने ईरानियन फ्रेंड से, फाइंड आउट अबाउट इन्फ्लेशन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ देयर करेंसी, फाइंड आउट व्हाई, लिसन टू दिस, फाइंड आउट व्हाई सेवरल बिलियन डॉलर्स रिच इरानियंस ने ट्रांसफर किए हैं इलीगली ओवरसीज। क्यों सर? अगर इतना है, रूरल एरियाज वाले जाके लड़ेंगे इजराइल के साथ? जो आप अभी बता रहे थे, ओ वो तो भगवान है, ये खमेनी जो भी है, वो जाके वो फौजी वो यूनिफॉर्म पहन के लड़ेंगे? नहीं सर। इफ इजराइल डिसाइड्स कि उसने ठोकना है, जो मेरा मानना है कि वो डिसाइड कर चुके हैं सर, वो ठोकेगा सर। और ये अगले 48 घंटे के अंदर, जैसे ही बिन्यामिन नेतन्याहू साहब वापस आते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली सर बॉटम लाइन, इजराइल को अगर जिंदा रहना है, ईरान हैज टू बी डिफैक्ट। ईरान को वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, यू कांट डिस्ट्रॉय टेरिटरी बट यू कैन डिस्ट्रॉय द पीपल, जो ईरान करना चाहता है विद नहीं तो सर 79 से अभी तक नहीं कर पाए ना। 79 से वो इस्लामिक रिजीम को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, लेकिन एक थियरी ये भी है कि खुमैनी को लाने वाला भी अमेरिका ही था, ये भी कहा जाता है। अभी मामला ही बहुत ऐसा है, मैगी टाइप बना हुआ, तो क्या करूं मैं, मतलब सब एक दूसरे में ऐसे उलझे हुए हैं, नूडल्स जैसा। हाँ, शारदिंदु सर कुछ कहना चाह रहे हैं। शारदिंदु सर देखिए, मेरा ओनली वन थिंग आई वांट टू ब्रिंग इट हियर विद ड्यू रिगार्ड टू दीपक वोरा सर। देखिए, अमेरिका ने ठेका नहीं ले रखा है मिडिल ईस्ट का। नंबर 1, अमेरिका ईरान में इंटरफेयर क्यों करना चाहता है? अगर वहां की जनता चाहती है कि आयतुल्लाह खamenei रहना चाहते, क्यों आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? क्यों आप डिक्टेशन देना चाहते हैं कि आप अपने लोगों के ऊपर हाई हेडेडनेस या ह्यूमन राइट्स के वायलेशन कर रहे हैं? आपके यहाँ एक प्रोटेस्ट हो रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है किस तरीके से उस प्रोटेस्ट को क्वेंच किया जाए। आप उनके तमाम तरीके के रेटोरिक चलाते हैं कि आपके ऊपर यूरेनियम इतना इनरिच है। तो आपने जून में जो स्ट्राइक किया था, आपके दावे क्या थे? आपने दावे किया था कि आपने उनका न्यूक्लियर प्लान पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, B2 बॉम्बर आपने लगाया।
तमाम तरीके के ऐसे रॉकेट मिसाइल फायर किए जो कि डीप पेनिट्रेशन थे, अंडरग्राउंड जाके न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। क्या हुआ उन दावे का? आप फिर क्यों अटैक करना चाह रहे हैं? क्योंकि आपके इस मिलिट्री एक्शन से आपकी मनचाही मंशा पूरी नहीं हुई। आप सत्ता रिजीम का चेंज करना चाहते हैं, आप अयतुल्ला खमेनी को चेंज करना चाहते हैं। आपको ईरान के न्यूक्लियर प्लान से कुछ लेना देना नहीं है, आपको ईरान के बैलिस्टिक प्लान से लेना देना नहीं है। हुती हिजबुल्लाह को आप अपने एडवांटेज में यूज करें, क्योंकि इजराइल ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। वन प्रिटेक्स्ट और दी अदर। हमास का इशू था तो हिजबुल्लाह और हुतीस पे भी हमले हुए हैं और उनको भी आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके प्रॉक्सीज को खत्म कर दिया है। आपने पूरी तरीके से ईरान को बैकफुट पे डाल दिया, लेकिन आपका फिर भी मन नहीं भरा। अब आप फिर अटैक करना चाहते हैं, और जबकि वो बातचीत के लिए तैयार है। और न्यूक्लियर प्लान को चेक करने के लिए आइए कि आप विजिट कराइए, नो फर्स्ट यूज का एग्रीमेंट कराइए, टॉक टेबल पर आइए। हर बार मिलिट्री एक्शन, हर बार सैंक्शन। और जो आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, इन्फ्लेशन आया कहां से? आया है इकोनॉमिक सैंक्शन की वजह से। अमेरिका काम क्या कर रहा है? पहले आपने इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए, अर्थव्यवस्था तबाह की, उसके बाद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किया, सत्ता बदलना चाहते, वो नहीं हुआ, तो अब आप मिलिट्री एक्शन पे आना चाहते हैं। मंशा एक है कि आपकी आंख में किरकिरी है ईरान और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, और ये आप साठगांठ इजराइल के साथ करते हैं, जिससे कि आप पूरे पूरे एनर्जी रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर सके। और इजराइल और पैलेस्टीन को कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा। पूरा विश्व मानता है कि टू नेशन थ्योरी पे आपको आना पड़ेगा। अगर इजरायली को जीने का हक है तो पैलेस्टाइन को भी जीने का हक है। पैलेस्टाइन के आप बाहर जाने की क्यों बात करते हैं? वो अपने इलाके में है। आप बेलफोर डिक्लेरेशन को देखिए, उस समय 48% पैलेस्टाइन के पास था और 42% इजराइल के पास था। धीरे धीरे क्या ठीक है, अल्टीमेटली 12% पे एक एक करके, आप है। तो आप तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हो और आगे आने वाले दिनों में ग्रेटर इजराइल भी बनेगा। वोरा सर, फिर मैं यूके देवनाथ सर आपके पास आ रहा हूँ। वोरा सर, वीक पावर है मिडिल ईस्ट। सर मैं इतने कहना चाहता था, ये कह रहे थे कि अमेरिका वहां क्या कर रहा है। सर 2005 की जाके पढ़िए, आई वाज इन्वॉल्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। सुना है आपने उसके बारे में? नहीं सुना है? जी बोलिए। वो यूएन का एक रेजोल्यूशन है सर, पढ़िए उसको। आई वाज इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग इट। 3 पिलर्स हैं। हर देश का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करे। नहीं कर पाता दूसरे देशों की मदद ले, नहीं ले पाता फिर दूसरे देशों का अधिकार है जाके ठोके उसको, सरकार को बदल दे। ये इस्तेमाल हुआ था लिबिया में, याद है आपको सर? एक मोहम्मद गद्दाफी होता था वहां पे, क्या हुआ था उसके साथ सर? आपने घर में पनाह तो नहीं दी थी ना उसको, तो चला गया। सीरिया में भी किया था सर हमने, पता है ना आपको ये चीजें कहां कहां हुई हैं? इराक में हुआ था। सो दिस R2P इज अ वेरी, सर लेट मी कंप्लीट, R2P इज अ वेरी डेंजरस डॉक्ट्रिन। उसी के अंतर्गत आप देखेंगे ट्रंप बोलेगा। वेनेजुएला में कहीं क्यों गया था सर? उसका चाचा है वो मदुरो, वो गया था अंडर R2P। कोई ने, किसी ने मुंह नहीं खोला सर। कौन बोला? रूस ने क्या कहा, चीन ने क्या बोला? खामोश हो गए। टेक इट फ्रॉम मी, Russia does not like Iran. China does not like. There's no reason they should like it, ना? सर तेल है, नहीं आ रहा तो नहीं। Russia doesn't need Iranian oil. Russia is a major exporter. चाइना को हॉर्मुज की आपने बात की, सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा सर? मान लीजिए हॉर्मुज बंद हो जाता है, चीन कहां से लेगा तेल अपना सर? हेलीकॉप्टर से जाएगा। 80% of China's oil passes through the Straits of Hormuz. चाइना को नाराज करेगा वो सर? Sir, look at the facts and then draw your conclusion. I respect you greatly, sir, as a soldier, but I have been many years in that area, sir. Take it from me. लेकिन सर फिर मेन गेम तो वोरा सर, वो चाइना को ऑयल सप्लाई का ही तो है जिसको कंट्रोल करना चाहता है यूएस। ईरान पर सैंक्शन लगा के या फिर ईरान के ऑयल को कंट्रोल करके। मैं यूके देवनाथ सर पर इसका आंसर चाहूंगा, फिर मैं कर्नल हिमांशी आपके पास आ रहा हूं। यूके देवनाथ सर, गेम ओरिजिनल चाइना वर्सेस अमेरिका का है वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो। ईरान तो कुछ है ही नहीं। विवेक, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी फिलहाल ना रूस ना चीन सीधा आकर ईरान को फौजी हेल्प कर सकते हैं। रूस भी अपने किसी हवाई जहाज को डायरेक्टली नहीं भेजेगा, किसी एयरमैन को, पायलट को नहीं भेजेगा। चीन भी इस हालत में नहीं है कि सीधा अपनी नेवी को या आर्मी को किसी भी तरह से ईरान की सपोर्ट में भेजे। डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक सपोर्ट देते रहेंगे वर्ल्ड के, दुनिया के अलग अलग मंचों पर। विवेक, अमेरिका को ईरान क्यों चाहिए? एक बहुत अच्छा सा आकलन ये है कि मान लेते हैं कुछ सेकंड्स के लिए कि ईरान में जमीन के नीचे कच्चा तेल नहीं है। ईरान में केले उगते हैं, गन्ना उगता है और कद्दू उगते हैं। तो क्या अमेरिका के मन में इतनी इच्छा होती ईरान पर काबू करने के लिए? शायद नहीं। तो तेल, कंट्रोल ऑफ ऑयल,
बहुत बड़ा फैक्टर है। शायद कंट्रोल यही ऑफ एक एनर्जी वजह थी। बेसिकली देवनाथ सर। एग्जैक्टली भविष्य ये बदलते रहते हैं। एक जमाना था लोग दूसरे देशों पे जाके इसलिए कब्जा कर लेते थे क्योंकि वहां पे गरम मसाला होता है। एक जमाना ऐसा आया कि दूसरे देशों पे जाके कब्जा कर लेते थे क्योंकि वहां पर कोयला बहुत ज्यादा है। एक जमाना ऐसा भी था कि दूसरे देशों पे कब्जा करते थे क्योंकि वहां पे अफीम या चाय ज्यादा पैदा होती थी। अभी भविष्य में एक जमाना ऐसा भी आएगा जब दूसरे देशों पे कब्जा करना पड़ेगा। प्यार से भी करेंगे, 99 ईयर इज लीज साइन करके रेयर अर्थ मिनरल्स पर कब्जा करने के लिए। तो फिलहाल अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है कि पश्चिम एशिया में, हमारे लिए पश्चिम है और अमेरिका के लोग जब ग्लोब में देखते हैं तो उनको लगता है मिडिल ईस्ट है। फिलहाल एक ही देश ऐसा है, अरब देश, मुस्लिम देश पूरे रीजन में, जो कि अमेरिका के काबू में नहीं है। लास्ट देश जो था वो सीरिया था। बशर असद काबू में नहीं आ रहे थे, अमेरिका ने अल शरा को बिठा दिया। हाँ, अल शरा जुलानी को बिठा दिया वहां पर, जबकि उन्होंने अलकायदा का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जिन्होंने अमेरिकी सेना के सिर काटे और फोटो भी खिंचवाया दोनों हाथों में सेना की खोपड़ी पकड़ के। हाँ, और उसको रेड कार्पेट वेलकम दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में। उनको बोला था हैंडसम। एग्जैक्टली क्या हैंडसम हां कहां? लास्ट विकेट बचा हुआ है पश्चिम एशिया में, जो कि अभी तक भी अमेरिका के कहने पर ना बॉलिंग कर रहा है ना फील्डिंग कर रहा है, वो है ईरान। कच्चा तेल चाहिए कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसी के मातहत वो चीन पर भी कंट्रोल करेंगे। आप देखिए पिछले 15 दिन से चीन क्या कर रहा है, रूस से और ज्यादा कच्चा तेल आयात कर रहा है, ज्यादा स्टोर कर रहा है। चीन आमतौर पर 6 महीने का कच्चे तेल का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व मेंटेन करता था। अब पिछले नवंबर से चीन ने मुहिम चालू की हुई है कि अब से चीन 1 साल का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व मेंटेन करके रखेगा। ज्यादातर रशिया से ही ला रहा है। तो अमेरिका को मालूम है ईरान कब्जे में आ गया तो चीन की नब्ज कुछ हद तक, वेनेजुला भी, अब वेनेजुएलन ऑयल क्या है, चीन में जाएगा जिस दिन चीन 1 बैरल पर $6 $10 ज्यादा देगा। लेकिन क्या अमेरिका नहीं, जिस दिन चीन अमेरिका को अपने रिफाइंड क्रिटिकल मिनरल्स देगा और सेमीकंडक्टर देगा, उस दिन वो ऑयल डील करेंगे। भाई तुम अब तेल ले जाओ, तुम हमें क्रिटिकल मिनरल दो। तो मोनोपोली तो सर चाइना की तरफ से भी खेली जा रही है, क्योंकि चाइना ने क्रिटिकल मिनरल पर एक्सपोर्ट पर अमेरिका को बहुत परेशान किया पिछले 2 4 5 सालों में। विवेक, ये परेशान की जगह, क्योंकि एम्बेसडर वोरा मेरे पास है, मैं सिर्फ इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि चीन की स्ट्रेटेजिक दूरदर्शिता। अच्छा, चीन ने 20 साल पहले भांप लिया था कि रेयर अर्थ मिनरल जो है वो भविष्य का डॉलर होने वाला है। तो परेशानी की क्या बात है, अमेरिकन से इस गेम में 20 साल पीछे रह गए। ये उन्हीं की शॉर्ट साइटेडनेस दिखाता है। जी कर्नल मांशी, नाउ व्हाट? अब इसके बाद क्या? क्योंकि देखिए चाइना भी इनपुट्स दे रहा है। शाहिद 139 यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऐसे ही करीब नहीं पहुंच गया था जिसको F-35 से शॉट डाउन किया। चाइना के इनपुट्स थे, चाइना के सैटेलाइट इनपुट्स थे। चाइना को पता है कि इस वक्त कौन सा जहाज कहां है मिडिल ईस्ट में और ईरान के आसपास क्या डिप्लॉयमेंट्स हैं। उसके स्पाई सैटेलाइट से सब कुछ, सारी जानकारी है उसके पास। विवेक जी, चाइना तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भी सैटेलाइट से पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा था, पाकिस्तान को दे रहा था। बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या? देखिए ऐसा है, जब दो हाथी लड़ते हैं ना तो घास कुचली ही जाती है। अल्टीमेटली ऑन ग्राउंड अगर बॉम्ब गिरते हैं तो ईरान में गिरेंगे और मिडिल ईस्ट में गिरेंगे। चाइना भी तमाशा देखेगा और अमेरिका भी तमाशा देखेगा। हाँ, जो आप बेसिस की बात कर रहे हैं, जो अमेरिका के बेसिस जो मिडिल ईस्ट में है, देखिए जो डिफेंस के काम के लिए आपने बिठाए थे, सबसे पहला टारगेट वही बनते हैं, क्योंकि जिनको आपने वहां रखा हुआ है, तो सबसे पहले अगर ईरान एलिमिनेट करना चाहेगा तो वो उन बेसिस को एलिमिनेट करना चाहेगा जहां से उस पे हमला हो सकता है। जैसा कि वोरा सर कह रहे थे, देखिए इजराइल नहीं मानेगा। इजराइल के लिए अस्तित्व की बात है, और अस्तित्व की बात इसलिए है कि जिस तरह की बातचीत उनके खिलाफ की जा रही है, अब वो न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी ज्यादा अगर किसी चीज से खौफजदा है तो वो उनकी मिसाइलों से है। मिसाइलों से इसलिए है कि अगर मैक 15 की स्पीड से उनकी मिसाइलें चलने लग गई हैं तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा खतरा इजराइल के लिए है, क्योंकि वो इजराइल के हर शहर पे पिन पॉइंट, छोटा सा तो शहर है,
5-6 तो उसमें बड़ी बड़ी सिटीज हैं, उसमें है ही क्या। तो उनपे हमला बहुत आसानी से किया जा सकता है और वो इनके तीनों सिस्टम्स को, एयर डिफेंस सिस्टम्स को भेदने में सक्षम है। हाँ, ये कहा जा रहा है, जैसा हम भी सुन रहे हैं, कि अब रूस की तरफ से उनको, पहले उनके पास S-300 होते थे, S-400 दे रहे हैं, लेकिन जब हमले होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि देखिए, आप अगर माइक टाइसन को ले ले तो उनसे बहुत लोग उनको स्टडी करते थे और कहते थे कि भाई आप कैसे हर बार जीत जाते हो। तो माइक टाइसन कहते थे कि ठीक है, आप बहुत पढ़ लिख के आते हैं, बहुत ऑब्जर्व करते हैं, जब पहला मुक्का पड़ता है तो आप सारी स्ट्रेटेजी भूल जाते हैं। तो इस बार जो वॉर होगा, इजराइल चाहेगा कि बहुत डिसाइसिव अटैक हो, क्योंकि वो इसको लंबा नहीं खींचना चाहेगा। तो अब ये जो प्लानिंग चल रही है, वो चाहता है कि उसको अमेरिका की तरफ से कवर मिले। अमेरिका पीछे हट रहा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, अमेरिका बहुत सारी ऐसी गलतियां पहले कर चुका है, वो दोबारा अपने हाथ नहीं जलाना चाहेगा। लेकिन इजराइल चाहेगा कि ये इस बार ज्यादा फैलाव ना हो, पिन पॉइंट अटैक किए जाए और ऐसी जगह पे किए जाए जहां से कि ईरान जो है पलटवार ना कर पाए। लेकिन हाँ, आप पूरा कर लीजिए। लेकिन हाँ जी, लेकिन जो ईरान के पास में जो पावर है, जैसे उन्होंने पहले भी परेशान किया था 12 दिन के युद्ध में, जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर वो शुरू कर देते हैं और जो हर जगह वो फैल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो स्ट्रेटेजी मुझे लगता है बनाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से हर एक चीज को एक साथ पिन पॉइंट करके खत्म किया जाए, क्योंकि अदरवाइज जहां इनका बीज गिरेगा ये दोबारा उग जाएंगे। इनको एलिमिनेट करने के लिए आपको बहुत ही पुख्ता तैयारी चाहिए। 2 लाख की IRGC फोर्स है, 2 लाख की IRGC फोर्स है जो खुमैनी के प्रति बहुत ज्यादा वफादार है। वो मरने मारने के लिए तैयार है, उनको कुछ नहीं चाहिए अपने जीवन में, वो बस खुमैनी की सत्ता बचाने के लिए बनाए गए हैं। और गठन ही 1979 के बाद हुआ था IRGC का, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ही नाम है उनका। लेट मी फिनिश। ईरान एक सभ्यता है, वो 3000 साल पुरानी सभ्यता है। अमेरिका एक 250 साल पुराना देश है और इजराइल उससे भी ज्यादा नया है। तो एक सभ्यता को खत्म करने में आपको जितनी मेहनत लगेगी वो आप समझ सकते हैं। सभ्यता खत्म नहीं होती है, सभ्यता निरंतर रहती है। वोरा सर ने भी कहा कि आप ईरान को खत्म नहीं कर सकते। एग्जैक्टली लेकिन उन्होंने, देखिए, अब इजराइल ने भी $38 बिलियन का 10 साल का एक पूरा बातचीत शुरू किया है अमेरिका से, क्योंकि अब इस समय इजराइल को बहुत सारे हथियारों की जरूरत है, जिसमें उसको रिफ्यूलर्स भी चाहिए, उसको कुछ जेट्स भी चाहिए, उसको बहुत सारा ऐसा सिस्टम है, क्योंकि लगातार वॉर से उसकी भी कहीं ना कहीं जो ताकत है वो क्षीण हुई है। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि क्योंकि इजराइल हमेशा हमले करते रहा है, जीतता रहा है, तो वो हमेशा जीतेगा। लेकिन युद्ध बहुत थका देने वाले होते हैं और निरंतर युद्ध में इजराइल रहा है, तो इजराइल को भी अपनी तैयारियां पुख्ता करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मुझे लगता है ये बातचीत जो चल रही है वो इसीलिए है कि अमेरिका कहीं ना कहीं कवर फायर दे। जी, दीपक वोरा सर कुछ कह रहे हैं। जी, मैं सिर्फ पूछना चाहता था तीनों विशेषज्ञों से कि वेनेजुएला के पास भी S-300, 400, 500, 800 थे। चीन के कितने सारे एंटी मिसाइल सिस्टम थे, चले क्यों नहीं वो? नहीं, चाइना के तो बहुत सारे हथियार थे। जी, मैं चाहूँ शारदिंदु सर इसका जवाब देंगे, शायद शारदिंदु सर। देखिए, वेनेजुएला के टेम्पलेट को अगर आप ईरान पे लगाएंगे तो आप पूरी तरीके से गलत हो जाएंगे। नंबर 1, वेनेजुएला दैट कंपैरिजन इज रॉन्ग। द वेनेजुएला का जो है, आपने CIA पूरी तरीके से पेनिट्रेट था। आप बहुत दिन से आपने जंगी बेड़े वहां लगा रखे थे। आपने नैरेटिव चलाया था कि वो ड्रग पैडलर है, ड्रग माफिया है, इलीगल इमिग्रेशन करता है, वहां पे लोगों के हुकूक मारता है, और एक तरीके का नैरेटिव चला। और आपके जब डेल्टा फोर्स वहां गई तो एक स्पेशल टाइप का छोटा कंट्री, कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ, आपने पहले ही उसके 2 भाग कर रखे थे। CIA का पेनिट्रेशन था, छोटा कंट्री, आपने उसको अपने फोल्ड में ले लिया, कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ। ईरान में आप एक बार स्ट्राइक कर चुके हैं, आपने जून 2025 में किया था। रिजल्ट आपने बोला था न्यूक्लियर प्लान खत्म कर दिया उनका, 1 दशक पीछे चला गया। क्या हुआ? फिर से आपको 6 महीने बाद इसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, एक एक करके तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, अमेरिका कभी भी फाइनल कमेंट। हाँ, ठीक है, फाइनल कमेंट ये है सर, 16 साल पहले ब्रिगेडियर साहब शायद इतना ध्यान नहीं दिया है, स्टक्सनेट अटैक किया था इजराइल और अमेरिका ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। उसको 10 साल पीछे कर दिया था। और जहां तक वेनेजुएला का है, मैं आपको बता देता हूँ, sent to me by an American cyber expert, a lieutenant general US Army. कहता we had penetrated their computer systems. हमने ब्लॉक कर दिया था मिसाइल को। आप ट्रिगर दबाने से नहीं उड़ती है सर, कंप्यूटर कंट्रोल करता है। टेक इट फ्रॉम मी सर, ईरान कुछ नहीं कर पाएगा। जब जैसे ही इजराइल और अमेरिका उसके कमांड एंड कंट्रोल को पेनिट्रेट करेंगे, जैसा हमने नूर खान एयरबेस में किया था, ईरान के पास जो 2-4 हवाई जहाज बचे हुए हैं, आई डोंट नो कहां से उनके पास हवाई जहाज आते हैं, दे विल बी फ्लाइंग ब्लाइंड
आउटस्टैंडिंग यूके देवनाथ साहब नोज व्हाट फ्लाइंग ब्लाइंड मींस। नहीं होगा सर, आप देखिएगा इजराइल नहीं रुकेगा सर। शाहरिंदु सर मेरा- कुछ कह रहे हैं। सर शाहरिंदु सर सर। एक वन जो अमेरिका का एम है मिलिट्री ऑपरेशन का, क्या वो अचीव कर पाएगा? वेदर ही बी एबल टू चेंज द रिजीम? नहीं, मुझे यहाँ पर अमेरिका का जो फर्स्ट टारगेट, शारदिंदु सर, मिलिट्री मैं माफी चाहूंगा, समय सीमित है मेरे पास जी, मैं माफी चाहूंगा सर, समय सीमित है मेरे पास। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं। मुझे लगता है अमेरिका का यहाँ पर फर्स्ट टारगेट जिसको अमेरिका ने अचीव कर लिया वो ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके ईरान की जो सप्लाईज है उसको बैन करो, वो तेल चाइना तक नहीं जाना चाहिए, और 15 शिप्स जो है शैडो फ्लीट जिसको कहता है अमेरिका, उसको भी वो बैन कर चुका है, कई व्यापारियों को भी बैन कर चुका है। तो मुझे लगता है अमेरिका पहला टारगेट अचीव कर लिया। अब देखना होगा कि नेतन्याहू जब अमेरिका से वापस आते हैं तो इसके बाद यहां पर क्या स्टेप लिया जाता है इजराइल की तरफ से। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।